अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू इंग्लिश विद नादिया राना। कैसे हैं आप सब? आज हम इंटर पार्ट 1 यूनिट 1 खातिमुन नबीयीन की सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट ले रहे हैं। मार्क द राइट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इटैलिक्स। द वर्ड थ्राइव in they anchored Makkah's thriving economy is closest in meaning to। उन्होंने हिस्सा डाला, किस चीज में हिस्सा डाला? मक्का की जो बढ़ती हुई इकोनॉमी थी। ये लफ्ज थ्राइव किस लफ्ज के क्लोजेस्ट है? डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग तो नीचे जाने वाला होता है। फ्लरिशिंग, ऊपर बढ़ता हुआ। टेम्पररी, जो वक्ती हो, या स्कार्स, कभी कभार। तो हमारे पास जो उनकी इकोनॉमी थी वो बढ़ती हुई थी, तो आंसर होगा बी, फ्लरिशिंग। सेकेंड, द बेनिफेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी अपीयर्ड इन अ टाइम। इंसानियत के लिए जो रहमत है वो उस वक्त में जाहिर हुआ, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इस दुनिया में तशरीफ लाए। व्हेन द वर्ल्ड वाज रैप्ड इन डार्कनेस, जब दुनिया जहालत के अंधेरे में डूबी हुई थी, सोई हुई थी। चॉइसेस: ए, डेकोरेटेड, सजी हुई थी। बी, हिडन, छुपी हुई थी। सी, कवर्ड, ढकी हुई थी। डी, प्रोटेक्टेड, हिफाजत में थी। तो हमारा आंसर होगा वो दुनिया जहालत के अंधेरे से ढकी हुई थी, कवर्ड। थर्ड, शी सबवर्टेड द जेंडर नॉर्म्स ऑफ हर टाइम बाय असर्टिंग कंट्रोल ओवर हर डेस्टिनी। वर्ड है सबवर्टेड। उन्होंने जो पुरानी रिवायात थी अपने वक्त की, उनको रद्द कर दिया और अपनी किस्मत का फैसला खुद किया। तो यहाँ पर चॉइसेस हैं: ए, अवॉइडिंग, सबवर्टेड का सिनोनिम क्या होगा? अवॉइडिंग। बी, रिजेक्टिंग, रद्द कर देना। सी, डिक्लेयरिंग, ऐलान करना। डी, डाउटिंग, शक करना। तो हमारा आंसर होगा बी, रिजेक्ट करना, रिजेक्टिंग। फिफ्थ वन, द राइज ऑफ इस्लाम इन मक्का। इस्लाम का जो बढ़ना था मक्का में, आगाज था, वॉज द कॉन्फ्लिक्ट, वो एक तजाद था, बिटवीन टू वेज ऑफ लाइफ, जिंदगी गुजारने के दो असूलों के दरमियान, एंड थॉट, और सोच के दरमियान। वर्ड है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट, और हमारे पास चॉइसेस है: ए, फ्रेंडशिप, दोस्ती। बी, स्ट्रगल। सी, सेलिब्रेशन, तकरीब, सेलिब्रेट करना। डी, डिफरेंस, तजाद। तो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब होगा? स्ट्रगल। बी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, वोकैबुलरी एंड ग्रामर, कॉन्टेक्सचुअल क्लूज। ए एक्सरसाइज क्या है? रीड ईच सेंटेंस केयरफुली, ध्यान से हर जुमले को पढ़ो, बेस्ड ऑन दी कॉन्टेक्स्ट। अब आपके पास हर जुमला पीछे से किसी एक राब्ते में होता है ना, पिछले जुमलों से राब्ते में होता है। इन्फर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन बोल्ड लेटर्स। बोल्ड लेटर्स में जो वर्ड्स हैं, अखज़ करो, खुद से अंदाजा लगाओ इस लफ्ज का इस जुमले में क्या इस्तेमाल है। राइट योर इन्फर्ड मीनिंग, अपना वो इन्फर्ड मीनिंग भी यहाँ लिखो, एंड देन लुक अप द वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, और फिर डिक्शनरी खोल के उन्हीं अल्फाज का मतलब डिक्शनरी में भी देखो, टू कंपेयर और मैच विद योर गेस। और फिर कंपेयर करो, दोनों का मवाजना करो, और फिर बताओ कि क्या दोनों का मतलब एक्चुअल मीनिंग, यानी कि डिनोटेटिव मीनिंग, और कॉनोटेटिव मीनिंग जो आपने इन्फर किया, क्या वो सेम है? अगर हैं तो आपने यस लिखना है इस ब्लॉक में। फर्स्ट सेंटेंस, खालिद हेल्प्ड अ स्ट्रगलिंग स्टूडेंट एंड हिज कंपैशन। ये बोल्ड में है, कंपैशन। हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड हिज पोटेंशियल, नॉट जस्ट हिज करंट लिमिटेशंस। इसका मतलब क्या बनता है? खालिद ने एक जद्दोजहद करने वाले तालिब इल्म की मदद की, और उसकी शफकत ने, यहाँ पे कंपैशन क्या है? शफकत है, ना सिर्फ उसको मौजूदा हदूद समझने में मदद दी। अब हमारे पास शफकत, इन्फर्ड मीनिंग क्या है? काइंडनेस और कंसर्न फॉर अदर्स सफरिंग। और डिक्शनरी में जब हमने इसका मीनिंग देखा तो क्या बना? सिंपैथेटिक, पिटी एंड कंसर्न फॉर द सफरिंग्स और मिसफॉर्चून्स ऑफ अदर्स। हमारा आंसर यहाँ पर मैच करता है, तो हम लिखेंगे यस। सेकेंड सेंटेंस, जीशान एंड तलहा आर फ्रेंड्स। जीशान और तलहा दो दोस्त हैं, एंड हिज कंसिस्टेंट ट्रस्टवर्दीनेस वाज द फाउंडेशन ऑफ देयर लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप। और उनकी जो लंबी दोस्ती थी उसकी वजह उनका एक दूसरे के ऊपर एतबार था। ट्रस्टवर्दीनेस हमारे पास आ रहा है, एतबार, तो इन्फर्ड मीनिंग क्या होगा? एबिलिटी टू बी रिलाइड ऑन और ऑनेस्ट। डिक्शनरी में इसका मीनिंग है द एबिलिटी टू बी रिलाइड ऑन, यानी सेम,
or as honest or truthful? तो आंसर yes, it does match. Third sentence, he sent a proposal to the family which got accepted and they married. उसने एक खानदान में एक प्रपोजल भेजा, यहाँ पर प्रपोजल का मतलब शादी की पेशकश होगा, जो कि कबूल कर लिया गया और उनकी शादी हो गई. तो हमारे पास प्रपोजल का मतलब है पेशकश, शादी की पेशकश. इन्फर्ड मीनिंग क्या था? अ मैरिज ऑफर, और इसका हम किसी भी तरह का रस्मी बाजाब्ता किसी चीज के लिए आप पेशकश करो ना, तो क्या होगा? अ मैरिज ऑफर और फॉर्मल सजेशन. डिक्शनरी में इसका मतलब है अ प्लान और सजेशन, स्पेशली अ फॉर्मल वन, रिटन वन specifically. Answer, it does match, so the answer will be yes. Fourth sentence, when he listened to the great news, जब उसने वो बड़ी खबर सुनी, he was overwhelmed, वो मगलूब हो गए, with joy, खुशी के साथ, and started running to share the information with his parents, और भागे अपने वालिदैन को वो खबर सुनाने के लिए. तो इसका मतलब है मगलूब होना, किसी चीज से बहुत ज्यादा जज्बात जिसमें भरे हों. तो इन्फर्ड मीनिंग क्या था? फिल्ड विद स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट. डिक्शनरी मीनिंग है बरी और ड्रोन बीनीथ अ ह्यूज मैस हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट ऑन, एंड द आंसर डज मैच, सो इट विल बी यस. फिफ्थ सेंटेंस, ही रिमेन्स स्टेडफास्ट थ्रू ऑल द चैलेंजेस, वो साबित कदम रहा सारे चैलेंजेस में. तो यहाँ पे साबित कदम बनता है. इन्फर्ड मीनिंग क्या होगा? फर्म, डिटर्मिन्ड और नॉट गिविंग अप. डिक्शनरी मीनिंग है रेजोल्यूटली और ड्यूटीफुली फर्म एंड अनवेवरिंग. यस, द आंसर डज मैच, तो आप लास्ट कॉलम में यस लिखेंगे. सिक्स्थ सेंटेंस, सुहेल्स पर्सनल स्टोरी ऑफ ओवरकमिंग एडवर्सिटी seemed to resonate deeply with the audience, creating a powerful moment of shared understanding. सुहेल का जो जाती कहानी थी कि किस तरह उसने मुसीबत के ऊपर काबू पा लिया, वो ऐसे लगता है जैसे असर छोड़ गई, रेजोनेट गूंज छोड़ गई, बहुत गहरा असर छोड़ गई ऑडियंस के ऊपर, क्रिएटिंग अ पावरफुल मोमेंट ऑफ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, और ऐसे लगा कि एक ऐसा लम्हा आया जिसमें सबको एक तरह उसकी बात समझ आ गई. तो यहाँ पर रेजोनेट का वर्ड है, इसका मतलब है किसी चीज की गूंज, उसका बहुत ज्यादा गहरा असर. टू इमोशनली कनेक्ट और स्ट्राइक अ कॉर्ड, इसका डिक्शनरी मीनिंग है टू प्रोड्यूस और इवोक अ फीलिंग ऑफ शेयर्ड इमोशन और बिलीव इन समवन. यहां पर भी हमारा आंसर मैच करता है, तो थर्ड कॉलम में आप यस लिखिए. नेक्स्ट एक्सरसाइज, वर्ड चेंज पैटर्न्स. राइट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द गिवन वर्ड्स सच एज नाउन्स, verbs, adjectives, etc. Then use each form in a sentence to understand the shift in meaning. आपके पास 4 words हैं, advocate, analyze, create और educate. आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने बताना है ये word अगर हम as noun use करते हैं तो क्या use होता है, अगर आप as verb use करते हो तब इसमें क्या चेंज आती है, अगर आप एक adjective के तौर पर use करते हो तब क्या चेंज आती है, और फिर तीनों को सेंटेंसेस में यूज करना है ताकि इनका जो डिफरेंस है वो क्लियर हो सके. नाउन फॉर्म क्या होती है? एक वर्ड की नाउन फॉर्म ये होती है कि अगर चलें हम एक वर्ड लेते हैं जैसे वाटर. वाटर अगर हम देखेंगे ये पानी किसी चीज का नाम है, जो हम पीते हैं उसका नाम है पानी, तो ये एक नाउन हो गया. नाउन का मतलब होता है नाम. दुनिया में जितनी चीजें एग्जिस्ट करती हैं ना, हर किसी का कोई एक नाम है. इवन हमारे इमोशंस का भी नाम है, हमारी फीलिंग्स का भी नाम है. हम सैड होते हैं तो सैडनेस क्या है? एक नाम है, जिससे फौरन पता चल जाता है कि आप खुश नहीं हो रहे हैं, आप उदास हैं. हम हैप्पी कहते हैं तो फौरन समझ आ जाता है. इवन हम इमोजीज बनाते हैं ना, उसमें भी कुछ ना कुछ हम एक्सप्रेस करते हैं. तो ये सब एक्सप्रेशंस जो अपना नाम रखते हैं, दुनिया की हर चीज जो अपनी एग्जिस्टेंस रखती है उसको हम नाउन बोलते हैं. वर्ब क्या होता है? जब ये वर्ड्स कभी सेम और कभी थोड़ी बहुत डिफरेंस के साथ एक्शन वर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो इनको हम वर्ब्स बोलते हैं, काम जिसमें हो रहा हो. एडजेक्टिव, जब भी नाउन या प्रोनाउन में किसी भी तरह का एडिशन होगा ना, या उनकी कोई क्वालिटी बताई जाएगी, अच्छाई या बुराई. क्वालिटी हम सिर्फ अच्छाई को नहीं बोलते, हम बुराई को भी बोलते हैं. कुछ भी एडिशन हो नाउन या प्रोनाउन के अंदर उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं. तो आपने इनको सेंटेंसेस में यूज करना है और इनका डिफरेंस शो करना है. चलें एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. फर्स्ट वर्ड है एडवोकेट.
अगर हम इसको नाउन यूज करें ना तो ये एडवोकेट ही, एडवोकेट वकील एक प्रोफेशन है, उसका नाम है, उस पेशे का नाम है, वो बंदा क्या होता है जो वकालत करता है वो एक लॉयर है, तो वो एडवोकेट है। हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? शी इज स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर ह्यूमन राइट्स, वो इंसानी हकूक के लिए बहुत बड़ी एडवोकेट है, उसकी हिमायत करने वाली है, एडवोकेट है। तो यहाँ पे नाउन हो गया। वर्ब, अगर हम इसको एक्शन वर्ड लेंगे तो क्या होगा? अगेन वर्ड सुनने में सेम ही लगेगा, एडवोकेट एडवोकेट ही रहेगा, और सेंटेंस बनेगा तो पता चलेगा कि इसका फंक्शन सेंटेंस में चेंज हो चुका है। सेंटेंस है दे एडवोकेट फॉर क्लीनर एयर पॉलिसीज, वो वकालत करते हैं, काम कर रहे हैं, वो वकालत कर रहे हैं, उसकी हिमायत कर रहे हैं, वो वकालत करते हैं ज्यादा अच्छी एयर पॉलिसीज के लिए, ज्यादा शफाफ साफ एयर पॉलिसीज के लिए। तो यहाँ पर वकालत करना एक काम हो गया। एडजेक्टिव, अब ये अच्छाई या बुराई कैसे बनेगा? एडवोकेटिव, सेंटेंस होगा हिज स्पीच हैड वेरी एडवोकेटिव टोन, उसकी जो तकरीर है, मैंने कहा था नाउन या प्रोनाउन में एडिशन, हिज स्पीच, उसकी जो स्पीच है, नाउन है, उसकी स्पीच है, उसमें एडिशन क्या है कि उसकी स्पीच कैसी है? एडवोकेटिव है, बहुत ज्यादा हिमायत से भरी हुई है, तो उसमें क्वालिटी एडिशन है उसके नाउन या प्रोनाउन के अंदर, तो यहाँ पे उसकी क्वालिटी आ गई नाउन या प्रोनाउन की, तो हम इसको बोलेंगे कि ये इसका एडजेक्टिव यूज है। सेकेंड वर्ड एनालाइज, नाउन यूज होगा तो एनालिसिस होगा किसी चीज का, हम कहते हैं ना इसको इसका एनालिसिस ये निकला है, तो उसका रिजल्ट जो निकलेगा, आउटकम जो निकलेगा, वो एनालिसिस एक चीज का, एक एक्शन का नाम है, तो वो नाउन यूज होगा। सेंटेंस बनाते हैं, द एनालिसिस वॉज थॉरो एंड एक्यूरेट, जो नतीजा निकला वो बहुत हर लिहाज से मुकम्मल था और बिल्कुल सही था। वर्ब, एक्शन वर्ड कैसे यूज होगा? वो एनालाइज ही होगा। सेंटेंस, वी नीड टू एनालाइज द डाटा, हमें इस डाटा को एनालाइज करने की जरूरत है, एनालाइज करना एक्शन वर्ड हो गया। और इसको जब हम क्वालिटी के तौर पर एडजेक्टिव यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? एनालिटिकल। सेंटेंस है शी हैज एन एनालिटिकल माइंड, उसका जो जहन है ना वो कैसा है? उसका जहन, यहां पर एक नाउन है, उसका जहन कैसा है? एनालिटिकल है, जो हर चीज का एक प्रॉपर डीप रिजल्ट निकाल लेता हो। थर्ड वर्ड क्रिएट, नाउन यूज होगा तो क्रिएशन, तख्लीक, नाम हो गया। अब सेंटेंस में यूज करते हैं द क्रिएशन ऑफ द ऐप टुक मंथ्स, इस ऐप को बनाने का अमल जो है वो महीनों में पूरा हुआ, तो ऐप यहाँ पर कोई चीज है जिसको बनाया गया, तो वो नाम हो गया। वर्ब के तौर पर क्रिएट, ये क्रिएट का वर्ड एक्चुअली एक वर्ब है। सेंटेंस बनाते हैं, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, मैं एक नई वेबसाइट बनाना चाहता हूं, तो बनाना काम हो गया, ये एक वर्ब यूज हुआ। एडजेक्टिव यूज करते हैं तो वो क्रिएटिव, हम कहते हैं बड़ा क्रिएटिव माइंडेड है, तो वो उसका माइंड क्रिएटिव है, ये उसकी क्वालिटी हो जाती है। सेंटेंस, ही इज वेरी क्रिएटिव डिजाइनर, वो एक बहुत ज्यादा क्रिएट करने वाला, तख्लीक करने वाला, नई नई चीजें बनाने वाला डिजाइनर है। फोर्थ वर्ड विच इज द लास्ट वर्ड ऑफ दिस एक्सरसाइज, एजुकेट, नाउन यूज होगा तो एजुकेशन जो हम हासिल करते हैं, जो हम सब कर रहे हैं, वो क्या होता है? वो एजुकेशन है जो हम ले रहे हैं, वो एक चीज का नाम है, तो यहाँ पर एजुकेशन नाउन होगा। सेंटेंस बनाते हैं, एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, जो तालीम है वो कामयाबी की कुंजी है। वर्ब, एक्शन वर्ड कैसे यूज होगा? एजुकेट, किसी को एजुकेट करना, पढ़ाना, ये काम हो जाएगा। सेंटेंस है टीचर्स एजुकेट स्टूडेंट्स डेली, रोजाना जो उस्ताद हैं वो तुलबा को पढ़ाते हैं, काम करते हैं। एडजेक्टिव, क्वालिटी कैसे बन जाएगा? एजुकेशनल, तालीमी, आपकी एक क्वालिटी बन जाएगा। द शो वॉज फन एंड एजुकेशनल, शो किसी चीज का नाम है, एक शो था जो जिसमें मजा भी था और तालीम भी थी, इल्म भी था, तो वो उसकी क्वालिटी थी उस शो की, तो ये एक एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज, यूजिंग रेफरेंस मटेरियल, यूज डिक्शनरीज, glossaries or online resources to find and write the definitions, pronunciations, part of speech and sentence of given words. आपको क्या करना है कि आपको डिक्शनरी खोलनी है या ग्लॉसरीज लेनी है या कोई ऑनलाइन रिसोर्स लेना है, और आपने ढूंढना है और लिखना है, क्या लिखना है? जो नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी डेफिनेशन क्या है, उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 8 होते हैं ना, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब प्रेपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड क्या है, और
सेंटेंस में और फिर एक सेंटेंस बनाना है ताकि उसका मीनिंग क्लियर हो सके। हमारे पास जो पहला लफ्ज है वो है पेट्रियोटिक। उर्दू में इसका मतलब होता है मुहिब्बे वतन। डेफिनेशन क्या है इसकी डिक्शनरी में? हैविंग और एक्सप्रेसिंग डिवोशन टू एंड विगरस सपोर्ट फॉर वंस कंट्री। प्रोनाउंसिएशन आपके पास वीडियो में शो हो रही है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, यानी एक क्वालिटी है, किसी की क्वालिटी है कि वो अपनी वतन से मोहब्बत करता है, तो इंसान है और वो मुहिब्बे वतन है, ये उसकी क्वालिटी होगी, तो ये एक एडजेक्टिव है। सेंटेंस बनाते हैं। शी फेल्ट पेट्रियोटिक प्राइड ड्यूरिंग द नेशनल एंथम। जब नेशनल एंथम यानी कौमी तराना चल रहा था तो उसको फख्र महसूस हुआ जैसे किसी मुहिब्बे वतन को होना चाहिए। डिकेइंग, डिके का अमल होता है किसी चीज का डीफॉर्म होना, उसका शक्ल बदलना। डेफिनेशन रॉटिंग और डीकम्पोजिंग थ्रू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और फंगस। प्रोनाउंसिएशन आपके पास स्क्रीन पे शो हो रही है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये एक वर्ब भी यूज हो सकता है और एक एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है। पहले हम इसको एक वर्ब का सेंटेंस बनाते हैं ताकि पता चले कि ये एक्शन वर्ड कैसे यूज हो रहा है। द ओल्ड हाउस वॉज डिकेइंग ड्यू टू नेग्लिजेंस। जो पुराना घर है वो खस्ता हाल हो रहा था, तबाह हो रहा था क्योंकि उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा था। तो ओल्ड हाउस पे काम क्या हो रहा है कि वो तबाह हो रहा है। अब हम इसको एडजेक्टिव लेते हैं। दी डिकेइंग लीव्स कवर्ड द फॉरेस्ट फ्लोर। जो गिरते हुए पत्ते थे उन्होंने क्या किया था? पूरे फॉरेस्ट फ्लोर को ढांपा हुआ था। फॉरेस्ट फ्लोर की क्वालिटी क्या बनी कि वो ढका हुआ है। किस चीज से ढका हुआ है? वो डिकेइंग लीव से ढका हुआ है। नेक्स्ट वर्ड इज लिटर। गलाजत, गंदगी, कचरा। डेफिनेशन ट्रैश और वेस्ट स्कैटर्ड अराउंड। प्रोनाउंसिएशन आपके पास स्क्रीन पे शो हो रही है। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एक नाउन भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। पहले हम इसको नाउन यूज करते हैं। पीपल शुड नॉट थ्रो लिटर ऑन द स्ट्रीट्स। लोगों को गलाजत गलियों में नहीं फेंकनी चाहिए। अब हम वर्ब का सेंटेंस बनाते हैं। पीपल शुड नॉट लिटर द स्ट्रीट्स। लोगों को गलियों को लिटर नहीं करना चाहिए, गलाजत से भरना नहीं चाहिए। विद गार्बेज, भरना नहीं चाहिए गार्बेज के साथ, कचरे के साथ। एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा खुशी होना, किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पुरजोश हो। डेफिनेशन अ फीलिंग ऑफ ग्रेट एंथुजियाज्म एंड ईगरनेस। प्रोनाउंसिएशन आपके पास स्क्रीन पे शो हो रही है। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एक नाउन है। सेंटेंस द किड्स स्क्रीम्ड विद एक्साइटमेंट ऑन द राइड। खुशी के साथ बच्चों ने चीखें मारी झूले पर। जेस्चर्स। डेफिनेशन मूवमेंट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग। हमारे जो तासुरात होते हैं वो जेस्चर्स होते हैं। प्रोनाउंसिएशन है इसकी जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एक नाउन भी है और एक ये वर्ब भी हो सकता है। पहले हम नाउन का सेंटेंस बनाते हैं। शी मेड फ्रेंडली जेस्चर्स टू वेलकम द गेस्ट। उसने मेहमानों को वेलकम करने के लिए बड़े अच्छे तासुरात जाहिर किए। वर्ब एक्शन वर्ड के तौर पर देखते हैं। शी जेस्चर्ड, उसने इशारा किया फॉर देम टू फॉलो हिम, उन लोगों को कि वो उसके पीछे आए। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन कॉनोटेशन एंड डेनोटेशन। जो डेनोटेटिव मीनिंग है वो डी से बनता है ना, डेनोटेटिव, तो वो डिक्शनरी मीनिंग जो आप सॉर्ट कर सकते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग जो अवेलेबल है किसी भी डिक्शनरी या थिसॉरस के अंदर, उसको आप डेनोटेटिव मीनिंग कहते हैं। लेकिन कॉनोटेटिव क्या होता है? कॉनोटेटिव वो होता है जो आप किसी क्वालिटी की बेस पर, कोई कुछ रिजेम्बलेंस की बेस पर नाम तो दो लेकिन वो आपको कहीं डिक्शनरी में ना मिले, वो लोग जनरली यूज करें और उस इलाके के लोगों को पता चल जाए कि इस लफ्ज का क्या मतलब है। चलें एग्जाम्पल लेते हैं। एक माँ कहती है मेरा बेटा चांद है, तो इसका मतलब है कि वो चांद तो नहीं ना हो सकता, चांद तो आसमान के ऊपर है, और अगर हम उसे बहुत खूबसूरत देखना चाहें तो वो इतना खूबसूरत भी नहीं है। लेकिन माँ अपने बेटे को चांद कहेगी, इसका मतलब है वो अपना प्यार जता रही है कि बहुत प्यारा है। तो यहाँ पर ये मीनिंग उसका डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, ये कॉनोटेटिव मीनिंग होगा। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, स्नेक, होम, चाइल्डिश और बोल्ड की। डेनोटेटिव मीनिंग दिए हुए हैं, कॉनोटेटिव मीनिंग दिए हुए हैं, और फिर इनको एग्जाम्पल्स के तौर पर सेंटेंसेस में यूज किया हुआ है जो आप अपनी बुक्स में से पढ़ सकते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज क्या है? क्या आपने कोई से 4 वर्ड्स, चूज एनी 4 वर्ड्स ऑफ योर ओन चॉइस एंड राइट ईच वर्ड इन 2 sentences, one showing its denotative meaning and the other showing its connotative meaning। तो हम वर्ड्स देखते हैं और उनको डेनोटेटिव और कॉनोटेटिव मीनिंग में सेंटेंसेस में यूज करके उनके मीनिंग को क्लैरिफाई करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज हार्ट। हम तो डिक्शनरी में अगर इसको ढूंढेंगे तो क्या मतलब निकलेगा? द ह्यूमन हार्ट,
जो इंसान का दिल होता है वो दिल। अब डिनोटेटिव में इसको सेंटेंस में यूज करके देखते हैं, द ह्यूमन हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। अब हार्ट का काम ही ब्लड को पंप करना है और पूरे जिस्म में पहुंचाना है, तो ये हमें हार्ट का मीनिंग हमें मिलेगा डिनोटेटिव यानी डिक्शनरी। अब कॉनोटेटिव, कॉनोटेटिव मीन कॉन्टेक्स्ट, सी से कॉन्टेक्स्ट, सी से कॉनोटेटिव, डी से डिक्शनरी, डी से डिनोटेटिव। अगर आप कंफ्यूज हो जाए एग्जाम में कि डिनोटेटिव क्या था और कॉनोटेटिव क्या था, तो उसका फर्स्ट लेटर देखें, आपको फौरन समझ आ जाएगा। डी डिनोटेटिव, डी डिक्शनरी, सी कॉनोटेटिव, सी कॉन्टेक्स्ट। तो हम कॉनोटेटिव मीनिंग में हार्ट का सेंटेंस बनाते हैं। शी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, कभी किसी का सोने का दिल भी होता है, लेकिन यहां पर एक कॉनोटेशन यूज हुई है, ऑलवेज हेल्पिंग दोज इन नीड। ब्लू, हमें तो एक रंग पता है कि वो ब्लू एक रंग होता है, तो वो डिक्शनरी हमें बताती है। अब यहां पे इसका कोई और मतलब भी हो सकता है, तो हम सेंटेंस में देखते हैं। डिनोटेटिव सेंटेंस है, द स्काई इज अ क्लियर ब्राइट ब्लू टुडे। कॉनोटेशन में इसका सेंटेंस बनेगा, ही इज बीन फीलिंग ब्लू सिंस ही लॉस्ट हिज जॉब। यहां पर ब्लू का मतलब यह है कि फक हो जाना, बेहद परेशान हो जाना, सब उड़ जाना दिमाग से, उसको हम कहते हैं ब्लू, बुरा हाल हो जाना। 3 लाइट, रोशनी, हमें तो डिक्शनरी ये बताती है। हम देखते हैं यहाँ डिनोटेशन क्या है और कॉनोटेशन क्या है सेंटेंसेस के थ्रू। डिनोटेटिव सेंटेंस है, द रूम वॉज इल्यूमिनेटेड बाय अ सिंगल लाइट बल्ब, पूरा कमरा जगमगा रहा था एक अकेले रोशन बल्ब से। कॉनोटेटिव सेंटेंस है, हर स्माइल ब्रॉट लाइट इनटू माय डार्केस्ट डेज, उसकी जो मुस्कुराहट है वो रोशनी ले आई मेरी जिंदगी के अंधेरे वक्त में। तो यहां पर लाइट कॉनोटेटिव सेंस में यूज हुआ है। फोर्थ वर्ड इज रोज, गुलाब। डिनोटेटिव सेंटेंस होगा, शी प्लेस्ड अ रेड रोज इन दी वाज, उसने एक सुर्ख गुलाब वाज में रखा। कॉनोटेटिव सेंटेंस है, देयर रिलेशनशिप ब्लॉसम्ड लाइक अ रोज, उनका जो रिश्ता था वो ऐसे खिला हुआ था जैसे गुलाब का फूल, डिस्पाइट दी हार्डशिप्स, मुश्किलात के बावजूद। तो यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अप्लाइंग ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। Parts of speech. Identify and label each part of speech in the given paragraph. Use notebooks if required. आपके पास एक पूरा पैराग्राफ है, आपने क्या करना है, हर वर्ड का ग्रामर में कोई फंक्शन तो होता है ना, बिला वजह तो कोई वक्त भी सेंटेंस आप नहीं फॉर्म कर सकते हैं। हर वर्ड का अपना एक फंक्शन होता है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में फॉल करता है हर वर्ड। हमने चेक करना है कि यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ के अंदर हर वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनमें से किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, और फिर एक पैराग्राफ फॉर्म होता है। हम इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करके देखते हैं। दी, ए, एन और दी तीनों आर्टिकल्स हैं, जिसका मतलब होता है एक, वन, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। या वन के लिए या फिर दी का वर्ड हम कब यूज करते हैं, दो तरह से यूज करते हैं। किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट वर्ड दी यूज होता है, वो आर्टिकल के तौर पर यूज होता है, डिटर्मिनर भी हम इसको बोलते हैं। लेकिन एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई कॉमन नाउन होता है, उस कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर को अगर कैपिटल करते हो और उससे पहले दी लगाते हो, तो वो जो जिस चीज का भी नाम है वो कॉमन से प्रॉपर नाउन बन जाती है। तो यहाँ पर दी आर्टिकल है, और आप इसको डिटर्मिनर भी कह सकते हो क्योंकि इससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हमने इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखना है, तो मैं इसको डिटर्मिनर नहीं आर्टिकल बोलूंगी। यंग, क्वालिटी है किसी का यंग होना, तो ये एक एडजेक्टिव हो गया, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। बॉक्सर, बॉक्सर कोई इंसान होता है जिसका एक प्रोफेशन है कि वो बॉक्सिंग करता है, उसको हम बॉक्सर बोलते हैं, तो ये एक नाउन होगा। ट्रेन्ड, जिसने ट्रेन किया तो उसने क्या किया, एक एक्शन किया, तो ये एक वर्ब हो गया। इंटेंसली, कैसे ट्रेन किया, बहुत इंटेंसली ट्रेन किया, तो ये एडिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब एक एडवर्ब हो गया। इन, जितने भी वर्ड्स जो किसी भी चीज की प्लेसमेंट, प्रीपोजिशन, उसकी पोजीशन बताते हैं, उसकी लोकेशन बताते हैं, तो उन सब वर्ड्स को हम प्रेपोजिशंस बोलते हैं। इन, ऑन, ओवर, अंडर, हेयर, देयर, ये सब क्या है, ये प्रेपोजिशंस होते हैं। अगेन दी आर्टिकल है। लोकल, हम कहते हैं ना ये बस ये लोकल सी चीज है, तो इसकी क्वालिटी है कि वो लोकल है, एडजेक्टिव हो गया। जिम, एक जगह है, हमें पता चल जाए जिम में एक्सरसाइज हो रही है, तो इसका मतलब है एक स्पेसिफिक प्लेस, वो एक नाउन हो गया। हिज, जितने भी नाउन हैं, हर अगर सेंटेंस के अंदर हम बार बार या पैराग्राफ के अंदर हम बार बार किसी भी नाउन का
एग्जैक्ट नेम, जैसे मेरा नाम नादिया है, अगर मैं कोई पैराग्राफ लिखती हूँ उसमें बार बार नादिया 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 कहूंगी तो आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी। सिर्फ क्या समझ आएगा कि एक रेपिटेशन हो रही है मेरे नाम की, वो नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम नाम को किसी भी सेंटेंस में या एक पैराग्राफ अगर किसी एक चीज के बारे में लिखा जा रहा है तो उसका नाम हम एक दफा लिखते हैं और बाद में हम उसके लिए सब्स्टिट्यूट वर्ड्स, जैसे मैं अपने लिए क्या यूज कर सकती हूँ, आई, मी, माई, माइन, ये सब क्या होगा, ये सब के सब प्रोनाउंस होंगे। जो नामों की जगह पे लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वो प्रोनाउंस हैं। तो यहाँ पर हिज प्रोनाउन है, पावरफुल क्वालिटी है एडजेक्टिव, पंचेस, पंचेस मुक्के नाउन हो गया, स्ट्रक मारे वर्ब हो गया, दी आर्टिकल है, हैवी भारी क्वालिटी हो गया एडजेक्टिव, बैग नाउन है, विद के साथ प्रेपोजिशन, प्रिसियन नाउन, एज ज्वाइनिंग वर्ड है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है तो ये कंजंक्शन है, दी आर्टिकल, डिटर्मिन्ड एडजेक्टिव, एथलीट नाउन, पुश्ड वर्ब, थ्रू preposition, the article, exhausting adjective, routine noun, he pronoun, remained verb, focused adjective, on preposition, his pronoun, goal noun, his pronoun, discipline noun, and conjunction, dedication noun, paid verb, of adverb, as conjunction, he pronoun, continued verb, to यहां पर infinitive maker होता है, preposition भी है, improve verb, daily adverb. Next exercise, correct the verb in the following sentences according to the tense and write the correct one. आपने क्या करना है कि आपके पास sentences दिए हुए हैं और आपने उस सेंटेंस को पढ़ना है और आपने उसमें दिए गए वर्ब्स को करेक्ट करना है। वर्ब करेक्शन क्या होता है, टेंस क्या होते हैं, टेंस जमाना शो करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर आपके सेंटेंस का एक पार्ट बता रहा है कि आप पास्ट में गए और दूसरा पार्ट बता रहा है कि प्रेजेंट में आपने खरीदा, तो इसका मतलब है आप गए तो पास्ट में थे, खरीदा आपने प्रेजेंट में है। तो ये इनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। पास्ट की बात पास्ट में खत्म होती है, प्रेजेंट की बात प्रेजेंट में खत्म होती है। हाँ, ये आगे जा सकती है तो ये कंटिन्यूटी में हो सकती है, फ्यूचर में जा सकती है, लेकिन आपकी एग्रीमेंट पर पूरा उतरना चाहिए इसको। तो हम सेंटेंस पढ़ते हैं और फिर देखते हैं ये एग्री करते हैं या नहीं और फिर इसमें क्या चेंजेस हो सकती हैं। फर्स्ट सेंटेंस, yesterday she walked to the store and she buys some fruit. बात हो रही है कल की कि वो चलकर गई स्टोर तक और वो खरीदती है कुछ फल। तो गई वो कल थी, कुछ फल वो आज खरीदती है, या वो कंटिन्यूटी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि वो उसका काम है कि वो खरीदती है। तो हम देखेंगे कि अगर पहला हिस्सा पास में या तो दूसरे को भी पास में करो, या बाद वाला हिस्सा प्रेजेंट में आप उसकी एग्रीमेंट में जाना चाहते हो तो पहले हिस्से को भी प्रेजेंट करो। तो हम दोनों तरह से कर सकते हैं। yesterday she walked to the store and she bought some fruit. पास्ट में गई तो पास्ट में खरीदे, प्रेजेंट में रखते हैं। टुडे, या टुडे भी नहीं, शी वॉक्स टू द स्टोर एंड बाइज सम फ्रूट। प्रेजेंट इसको इंडेफिनिट रखना है तो पूरे सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रखिए। सेकंड सेंटेंस, इफ ही विल फिनिश हिज होमवर्क, ही कुड, कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कुड सेकंड फॉर्म है जो पास्ट को रिप्रेजेंट करती है। ही कुड प्ले वीडियो गेम्स। अब एक हिस्सा है इफ ही विल फिनिश, अगर वो काम खत्म करेगा, वो खेल सकता था वीडियो गेम्स, तो दोनों एग्री नहीं करते। हम इसको क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर वर्ड इफ यूज हो, अगर इफ यूज होता है तो हम विल नहीं यूज करते, हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। तो हमारे पास सेंटेंस क्या होगा, इफ ही फिनिशेस his homework, he can play video games. if का मतलब है अगर, वो तो हो गई बात आगे की, इसमें पास तो है ही नहीं। थर्ड सेंटेंस, the teacher explains the lesson, टीचर लेसन को एक्सप्लेन करता है and then the students practiced the exercise. वो एक्सप्लेन अब करता है, प्रैक्टिस पहले हो गई, तो उस्ताद का फंक्शन तो खत्म हो गया ना। हम इसको क्या करेंगे,
The teacher explains the lesson and then the students practice the exercises. एक ये हो सकता है, या the teacher explained the lesson and then the students practiced the exercise. Fourth sentence. He studies first, then went to play. वो पहले पढ़ता है और वो गया, फिर वो खेलने गया. पढ़ता है और गया एग्री नहीं हो रहा, तो हम इसको या प्रेजेंट करेंगे पूरा या पास करेंगे पूरा. He studies first and then goes to play. या फिर he studied first then went to play. Fifth sentence. The mother was cooking meal and the children are playing football. वो the mother was, वो कुकिंग कर रही थी और बच्चे हैं खेल रहे. नहीं, हम दोनों को एग्री कराते हैं either past or present. The mother was cooking meal and the children were playing football. या फिर the mother is cooking meal and the children are playing football. Next exercise. Rewrite the following sentences to improve clarity and style by changing the sentence structure. आपने इन सेंटेंसेस को दोबारा लिखना है और इनको आप हर सेंटेंस को देखो, हर सेंटेंस के दो पार्ट बन रहे हैं. फर्स्ट फुल स्टॉप एक सेंटेंस और फुल स्टॉप के बाद दोबारा एक सेंटेंस का पार्ट है और फिर एक फुल स्टॉप है. तो ये हर एक के अंदर एक्चुअली दो सेंटेंसेस लिखे हैं. आपने इनको इस तरह से लिखना है कि ये दो की बजाय एक सेंटेंस बन जाए. और ये जो सेंटेंसेस को एक बनाने का काम है, ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से होता है? ये कंजंक्शंस होते हैं. जॉइनिंग वर्ड्स, बट, सो, देयरफॉर, एंड, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? ये कंजंक्शंस होते हैं जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करके उनको एक सेंटेंस बना देते हैं. तो हम सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज को. ही वेंट टू द स्टोर, फर्स्ट हाफ, ही बॉट मिल्क. तो हम इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, एक सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ही वेंट टू द स्टोर एंड बॉट मिल्क, एंड ने ज्वाइन कर दिया दोनों सेंटेंसेस को और फुल स्टॉप खत्म हो गया दरमियान में से. सेकेंड सेंटेंस. द बुक वॉज इंटरेस्टिंग, आई रेड इट ऑल नाइट. टू पार्ट्स है, ज्वाइन करते हैं. द बुक वॉज सो इंटरेस्टिंग दैट आई रेड इट ऑल नाइट. अब यहां पर दैट का वर्ड ज्वाइन कर रहा है. थर्ड सेंटेंस. शी वॉज टायर्ड, शी टुक अ नैप. इंप्रूव सेंटेंस क्या है? बिकॉज शी वॉज टायर्ड, कॉमा, शी टुक अ नैप. अगर आप वर्ड यूज करेंगे, अगर वर्ड नहीं यूज करते तो एक कॉमा जो है वो भी एक कंजंक्शन का काम करता है. Ali was waiting near the shop. It is raining. Improve sentence है. Ali was waiting near the shop while it was raining. Fifth sentence. I am tired. I will do my work. Improve sentence है. Although I am tired, comma, I will do my work. तो although और comma ये दोनों यहाँ पर conjunctions का काम कर रहे हैं, joining words हैं और sentence को complete कर रहे हैं. Now writing skills. Choose topic to write any biography of any Islamic hero. आपने क्या करना है? कोई एक इस्लामी हीरो, उसके बारे में सोचें, थोड़ी रिसर्च करें और उसके ऊपर आपने राइटिंग करनी है. उसकी बायोग्राफी. बायोग्राफी क्या होता है? उसकी लाइफ हिस्ट्री, सवाने उम्री जिसको बोलते हैं. उसकी जिंदगी के बारे में आप क्या जानते हैं, वो कब पैदा हुए, उनका बचपन कैसा गुजरा, उन्होंने जवानी में वो क्यों मशहूर हुए, और फिर उनका क्लाइमैक्स वो ऊपर तक कहाँ तक पहुंचे, और फिर उनकी वफात कब हुई. ये सब कुछ आपने चूज करना है, डिसाइड करना है किसी एक पर्सनैलिटी के बारे में और आपने लिखना है. और आपने इसमें 4 थिंग्स हैं जिनको आपने एनलिस्ट कर लेना है पहले. वो 4 चीजें क्या हैं? वो 4 चीजें हैं. सबसे पहले तो आपने टॉपिक चूज किया था ना, जैसे मैं यहाँ पर टॉपिक चूज करी हूँ हजरत खालिद बिन वलीद, आपको शो हो रहा है, जिनको हम अल्लाह ताला की तलवार भी कहते हैं. लिस्ट द मेन थीम्स और पॉइंट्स यू वांट टू इंक्लूड. सबसे पहले तो आप लिस्ट कर लो कौन कौन सी चीजें आप चाहते हो कि आप इंक्लूड करो अपनी राइटिंग में. नंबर 1, जिसके बारे में आप लिखना चाहते हो. मैंने यहाँ पे एक पर्सनैलिटी आपको बता दी, आप कोई और पर्सनैलिटी भी चूज कर सकते हैं. सबसे पहले उसकी अर्ली लाइफ और उसका बैकग्राउंड क्या था. नंबर 2, कन्वर्जन टू इस्लाम, वो कब मुसलमान हुए. तीसरी चीज, मिलिट्री अचीवमेंट्स. मैंने क्योंकि हजरत खालिद बिन वलीद वो एक बहुत बड़े जंगजू थे तो मैंने मिलिट्री अचीवमेंट्स लिखा है. लेकिन अगर आप कोई ऐसे शख्सियत के बारे में लिखते हो, किसी ऐसी जात के बारे में लिखते हो जिनका जंगी बैकग्राउंड बहुत ज्यादा नहीं है, तो उनकी और जो खिदमात हैं, वो जो भी अचीवमेंट्स हैं, आप उस वहां पर इसको हाईलाइट करें. और फोर्थ है लीडरशिप क्वालिटीज. क्यों आप उनको लीडर मानते हो, वो हीरो आपकी नजर में क्यों हैं, और लेगेसी, और उन्होंने पीछे क्या छोड़ा. ये सब कुछ आपने पॉइंट्स बना लेने हैं, आपने अपने थीम्स बना लेने हैं
और फिर उसके ऊपर आपने लिखना है। बी एक्सरसाइज इसी से रिलेट करती है। ड्रॉ अ माइंड मैप यूजिंग दी अबव गिवन इन्फॉर्मेशन इन योर नोटबुक्स। आपने एक माइंड मैप बनाना है उस शख्सियत के बारे में अपने माइंड में, और फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो आपने अपनी नोटबुक में लिखनी है। आफ्टर क्रिएटिंग द माइंड मैप राइट अ डिटेल्ड पैराग्राफ फॉर ईच एस्पेक्ट। जितने भी पहलुओं के बारे में आपने पॉइंट सोचे ना, उन माइंड मैप को बेस करके हर पॉइंट के ऊपर आपने पूरा पूरा पैराग्राफ लिखना है। इंश्योरिंग टू फोकस ऑन द मोस्ट इम्पैक्टफुल एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। ये बात ध्यान में रखनी है कि ऐसी इंफॉर्मेशन डालें जिसका कोई इम्पैक्ट, कोई असर हो, और वो आपको यकीन हो कि आप बात ऑथेंटिक कर रहे हो। यूज ट्रांजिशंस एंड वेरिएड सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स टू लिंक आइडियाज एंड क्रिएट कोहेरेंस। पैराग्राफ का रूल होता है कि जितने भी इसके अंदर सेंटेंसेस यूज होते हैं ना, वो इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर आप एक बात कर रहे हैं और फिर और कोई बात शुरू कर देंगे तो पैराग्राफ एक्चुअली ब्रेक हो जाता है। तो सारे के सारे सेंटेंसेस जो है वो कोहेरेंस में होने चाहिए, इंटरलिंक्ड होने चाहिए, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होने चाहिए। इंश्योर टू यूज precise language and domain specific vocabulary to enhance the clarity and accuracy of the biography। आपकी जो लैंग्वेज आप यूज करें वो बहुत एक्यूरेट हो और बड़ी स्पेसिफिक हो। आप बात तो ऐसा ना हो कि एक बात कर रहे हैं और फिर छोड़ के कहीं दूर पहुंच जाए। सब आपस में जो भी बातें कर रहे हैं उनकी कोहेरेंस हो, वो स्पेसिफिक हो और वो बड़ी क्लियर हो। सैंपल पैराग्राफ्स देख लेते हैं। मैंने आपको 4 पैराग्राफ्स प्रोवाइड किए हैं। आप इन चारों पैराग्राफ्स को देखें। हर पैराग्राफ के अंदर आपको कोहेरेंस मिलेगी, और जितने पैराग्राफ्स मैंने लिखे हैं उसके, क्योंकि हमने एक बहुत शॉर्ट सी बायोग्राफी लिखनी थी तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको कोट कर दिया है। कोशिश करो कि आप इससे मिलते जुलते और किसी पर्सनैलिटी के बारे में खुद से लिखो, ताकि आपको आइडिया हो कि जो क्रिएटिव राइटिंग है वो कितना अच्छा इम्पैक्ट डालती है आपके ऊपर। जब आप खुद करते हैं तो आपको खुद पता चलता है। कॉपी तो कॉपी है ना, कोशिश करें अपनी चीजें क्रिएट करना सीखें, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट और फिर बड़े होके एक अच्छे शहरी साबित हो सकते हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं, कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी आइडिया और आपको भी आइडिया हो कि हम जो कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को हम मैक्सिमम अपनी तरफ से दे सकें, उसमें हम कामयाब हो रहे हैं और कितने कामयाब हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।